आइए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे एक टॉपिक जिसका नाम क्या है, टर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यही टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें फोर इक्वेशन हम लोग फाइंड कर चुके थे, लेकिन उसके बाद का जो कंसेप्ट था, बाद का जो डेरिवेशन था, वो हम लोगों का बाकी रह गया था क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। तो आइए उसी को आज कवर करेंगे। एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि जो मैंने पिछला पढ़ाया था उसको आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फिर से, आप पहले वाले वीडियो जरूर देख लेंगे एक बार, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। क्योंकि ये टॉपिक है हम लोग बीच से स्टार्ट कर रहे हैं, बीच से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, कर तो रहे थे पहले स्टार्टिंग से ही, बट उसका कुछ पार्ट, आधा पार्ट हो गया था और आधा पार्ट बाकी था। उसी आधे पार्ट को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो आप देखेंगे, पहले एक बार मैं जो पिछला हम लोग पढ़े थे उसको रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे हम लोगों का टॉपिक चलेगा। और आज हम लोगों का सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक पढ़े थे। यहाँ पर टर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंसिडरेशन लिखे थे, सब कुछ पढ़ लिए थे, और लास्ट में हम लोग क्या, फोर्स ऑन एडी, जो एडी यहाँ दिख रहा है, एडी एडी जो दिख रहा है, इस पर हम लोग फोर्स फाइंड किए थे। फिर एडी पर फाइंड किए थे फोर्स, फिर बीसी पर फोर्स फाइंड किए थे, और एडी और बीसी पर दोनों ही फोर्स इक्वल आया होगा। देख लीजिए, यहाँ एडी पर फोर्स मेरा क्या आया था, एफ ए डी पर यही आया था। यहाँ एफ ए डी पर जो हम लोगों का इक्वेशन आया था, फर्स्ट इक्वेशन सेम आया था। और बी सी पर भी फोर्स ऑन बी सी के लिए भी फोर्स मेरा सेम ही आया होगा। देख लेंगे, यहाँ पर भी क्या आया है, सेम ही फोर्स आया है। तो ये था। फिर हम लोगों का जो ए बी पर फोर्स आया होगा, वही फोर्स सी डी पर भी आया होगा या डी सी पर आया होगा। और एक ऐसा हम लोगों का लूप है, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप जो है रेक्टेंगुलर है, और इसको दो मैग्नेट के बीच में रखा गया है, जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखा गया है। और ये मूव कैसे कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। तो ये हम लोगों का था पिछला लेक्चर में जो पढ़े थे, ये था। फिर इसके बाद हम लोग ये क्या पढ़े थे, ये भी जो बताए अभी, इस पर दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। दोनों इस पर जो होगा वही जो ए बी सॉरी हाँ, जो हम लोगों का ए बी पर होगा फोर्स, वही सी डी पर होगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ कि ए बी पर फोर्स ऑन ए बी पर क्या हम लोग फाइंड किए थे, ए बी पर आई बी बी साइन अल्फा। ये छोटा वाला जो बी है वो हम लोगों का ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ द लूप, लूप का ब्रेथ है, चौड़ाई है। और ये क्या था, लंबाई था, जिसको हाइट भी आप बोल सकते हैं, तो वो लंबाई था। फिर आप फोर्स ऑन सी डी, यहाँ देखिए, इसको और इसको ध्यान से देखिए, दोनों क्या सेम दिख रहा है, दोनों को आप देखेंगे तो सेम ही दिख रहा होगा, दोनों एक जैसा दिख रहा है। तो ये दोनों का मीनिंग क्या है, सेम सेम है। तो यही चीज देखिए, यहाँ एक बार माइंड ध्यान से देख लेंगे। यहाँ ध्यान से क्या देखेंगे, हम लोगों का एडी पर जो वैल्यू आया है वही बीसी पर भी आया है। और फिर जो वैल्यू हम लोगों का ए बी पर आया है वही वैल्यू हम लोगों का सी डी पर आया है। इसी को मैंने समय को बचाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि इसमें समय व्यर्थ ना जाए। क्योंकि मैं यही बोलूँगा जो फोर्स यहाँ पे होगा, और ये फोर्स, जैसे मैं फोर्स बोलूँ, यहाँ देखिए डायग्राम से समझ में आएगा कि ये परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है इस लूप पर, तो ये लूप पर जो फोर्स एक अंदर की तरफ लग रहा है तो एक बाहर की तरफ लग रहा है। किसके वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। आप समझिए कि ये क्या है, मेरा हाथ को ही देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स इधर से जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से भी लग रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इस पर फोर्स कितना हो गया, जीरो हो जाता है। जितना लग रहा है उतना इधर से भी लग रहा है, तो यहाँ नेट फोर्स अगर बोला जाए तो जीरो हो जाएगा। सेम देखा जाए यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी ऊपर में जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये चीज देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाउ फोर्स ऑन ए बी एंड सी डी आर इक्वल एंड अपोजिट। फोर्स ऑन ए बी और सी डी पर क्या है, इक्वल है और अपोजिट है। यहाँ जो फोर्स लग रहा है, जो ए बी और सी डी, इक्वल एंड अपोजिट, जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और इसमें जितना फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ फोर्स जो हो गया इक्वल एंड अपोजिट है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ, now force on AB and CD are equal and opposite with same line of action, so these forces will not produce any translational or rotational motion, but force on AD and force on BC are also equal and opposite। सेम चीज है, दोनों पर क्या लग रहा है, सेम लग रहा था। यहाँ नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हम लोगों का जीरो, जो अभी बताए, जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स इधर। तो यहाँ नेट फोर्स जो होता है
तो नेट फोर्स हम लोगों का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही 0 लिख दिया गया है। और एन, एफ एन क्या है, नेट फोर्स है। फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑन ए डी एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑन एंड फोर्स ऑफ सॉरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ डी और लाइन ऑफ एक्शन ऑन बी सी इज डिफरेंट। एज डिफरेंट एडी और बीसी पर जो होगा, यहाँ पर देखेंगे एडी किधर है, एडी देख लीजिए, इधर दिख रहा है क्या, एडी और बीसी, ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो होगा अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोगों का लिखा हुआ है डिफरेंट, सो दिस फोर्स विल अप्लाई टॉर्क। अब यहाँ पर अप्लाई टॉर्क का मीनिंग क्या है, टॉर्क का मीनिंग होता है कि यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। फोर्स सेम लग रहा है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जो है डिफरेंट है, यानी कि जैसे यहाँ से इधर से फोर्स लग रहा है उतना इधर फोर्स लग रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो हम लोगों का ऑब्जेक्ट होगा या जो लूप होगा ये घूमना स्टार्ट कर देगा, और जहां पर भी सर्कुलर लूप के जैसे घूमना स्टार्ट कर दिया वहां टर्क आ जाता है। टर्क एक तरह का फोर्स ही है, माइंड में सेट करेंगे, टर्क क्या है, एक तरह का फोर्स ही है। बस अगर गोला गोला घुमाना, किसी एक्सिस पर घुमाना स्टार्ट कर दिया तो वहां बोलते हैं फोर्स। और फोर्स, ये जो टॉर्क होता है हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होता है। टॉर्क जैसे मान लीजिए ये घूम रहा है, या एक आप जानते होंगे कि साइकिल होता है, साइकिल के चक्का ऐसे पकड़ लीजिए, उसके रिंग के साथ उसको घुमाइए और इधर एक साइड से ऐसे ऐसे मार कर अगर घुमाएंगे तो ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर परपेंडिकुलर लग रहा है, यही बोलेंगे हम लोग का जो टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ये माइंड में रखेंगे और यहाँ देखेंगे फिर कि टॉर्क इक्वल टू होता है इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ ए बी हम लोगों का क्या है, एक लाइन ऑफ एक्शन है, इस पर जो फोर्स इधर लग रहा है फोर्स ए बी लग रहा है और इधर फोर्स बी सी लग रहा है। अब इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही परपेंडिकुलर हम लोग डिस्टेंस का वैल्यू पुट कर देंगे। और इधर फोर्स जो हम लोग क्या फाइंड किए हैं बताइए, यहाँ आई बी साइन थीटा या आई ए साइन थीटा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टॉर्क इक्वल टू आई ए साइन थीटा इंटू बी साइन थीटा, सॉरी आई ए मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, बी हो गया, आई ए बी इंटू बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू आई ए बी साइन थीटा। अब आई ए बी साइन थीटा कहाँ से आ गया, मैं अगर बोलूँ इसको लिखने का, अगर मैं ट्राई करूँ कि आई ए बी क्या है, थोड़ा देर के लिए समझेंगे। यहाँ छोटा ए को देखिए इंटू छोटा बी को देखिए, ए इंटू बी को देखिए, माइंड में रखेंगे, छोटा ए इंटू बी लिख सकते हैं क्या। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये क्या है, स्मॉल ए, ये स्मॉल ए है और ये क्या है, स्मॉल बी है, और ये रेक्टेंगुलर ही तो है, आयताकार ही तो है। तो आपको पता होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यही काम किया जाएगा कि यहाँ एल इंटू बी, जो ए इंटू बी होगा तो क्या होगा, एरिया ही तो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तो इसको मैं रिप्लेस करके ए इंटू बी को रिप्लेस करके वहां पर मैं ए लिख दूंगा, ए क्या होगा, एरिया होगा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए बी साइन अल्फा, आई ए बी साइन अल्फा। ये क्या है, हम लोगों का एरिया है, लिखना है तो यहाँ लिख लेंगे। ये जो है हम लोगों का ए इंटू बी है और ये क्या है हम लोगों का एरिया है, क्षेत्रफल है हम लोगों का। तो ये हम लोगों का, नहीं तो आपके माइंड में चल रहा होगा सर आई कहाँ चला गया, तो आई का सॉरी ए और बी कहाँ चला गया सर, तो ए और बी एरिया है, तो एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर दिया गया, ए आई ए बी साइन अल्फा। अगर मैं मान लेता हूँ, अब देखेंगे ये क्या हो गया, वेयर कर लेंगे यहाँ, ठीक है, ये तो जरूरी नहीं है, तो इसका जरूरी नहीं है तो मैं मिटा देता हूँ। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब इसी को आगे बढ़ाने के पहले इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं कि अब देखेंगे कि अगर लूप जो है हम लोगों का एन टर्न्स हो तो उस केस में हम लोगों का क्या हो जाएगा, उस केस का अगर मैं बातें करूंगा, इफ लूप कंटेन्स एन टर्न, इफ loop contains n टर्न, अगर लूप में क्या रहे, n टर्न रहे, अगर लूप में क्या हो जाए, n टर्न हो जाता है, तो उस केस में, इस केस में हम लोगों का लूप का क्या हो जाए, n टर्न हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा बताइए, टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा आई ए बी साइन अल्फा, आई ए बी साइन अल्फा, बट टर्न कितना है, n टर्न्स है, तो n यहाँ हो जाएगा क्या, n टर्न्स है तो n हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया n हो गया हम लोगों का क्या, नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ लिख सकते हैं आप इसको, और मैं लिख सकता हूँ क्या, तो टॉर्क इक्वल टू
यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बी साइन अल्फा। आप देखिए यहाँ बिना साइन अल्फा का आप कोई काम करेंगे क्या? यहाँ से आपका याद भी हो गया फॉर्मूला, बिना साइन अल्फा बोल सकते हैं। BINA आप लिखने का तरीका ये जरूरी नहीं कि BINA लिखे, ये मुझे लगा कि हाँ इसको ऐसे कर देंगे तो बिना बन रहा है, या नबी भी बना सकते हैं, नबी साइन अल्फा। तो आप बिना साइन अल्फा हो गया BINA। यहाँ क्या क्या है? वेयर, वेयर टी क्या है हम लोगों का? टर्क हो गया, ये हम लोगों का टर्क हो गया। उसके बाद एन क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स। उसके बाद ए क्या हो गया? एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप। उसके बाद और क्या? आई जो है, आई तो आपको पता है बचपन से, कैरिंग करेंट। कैरिंग करेंट हो गया। और कुछ? बी जो है मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बी क्या हो गया हम लोगों का? मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से इसको देखिए, यहाँ तक हम लोगों का क्लियर हो गया। अब यही चीजें था हम लोगों का। अब इसके बाद हम लोगों को काम क्या करना है, इसको आप माइंड में रखेंगे। क्या माइंड में रखेंगे? यहाँ तक हम लोगों का जो छोटा सा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। इस तरह से करके आप माइंड में रखें। एरिया आपके दिमाग में चल रहा है, किसका एरिया सर? तो एक बार देखिए, ये जो एरिया दिख रहा है ना इसका, ये वाला एरिया, यही वाला एरिया है इसका, समझ रहे हैं? इसी एरिया का बात कर चल रहा है, लूप का एरिया माइंड में रहेगा। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग ये जो टॉपिक था ये हम लोग कवर कर लिए, इस टॉपिक को कवर कर लिए। इसको आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और ध्यान से एक दो बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। समझ गए? आप इतना जो मैं लिखा हूँ आप कम भी लिखेंगे, अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आपको रट्टा मारना है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन सेम है और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो इसलिए एफ नेट जो होगा 0 हो जाएगा, इसको लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ से लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू इधर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि डेरिवेशन है। आप चाहें तो इतना नहीं लिखकर डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पर भी आप आ सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम जगह देखेंगे आप क्या किया जाता है कि डेफिनेशन लिखा गया, उसके बाद हम लोगों का कंसिडरेशन लिख दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बना दिया गया, कंसिडरेशन लिख दिया गया डायरेक्ट, उसके बाद एक दो लाइन लिखकर फॉर्मूला लिख दिया जाता है। तो खैर हम लोगों को जो भी है, जैसे भी पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ा जाता है तो पढ़ते चलेंगे हम लोग ऐसे ही, और इसके बाद इतना कवर कर लेंगे। ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप उसको किसी हाल में भी नहीं छोड़ेंगे, उसको पढ़ ही लेंगे। मैं यहाँ पर तो पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, लेकिन आप जाएंगे पढ़ने के लिए। मैं बता रहा हूँ, आपके हाथों में मोबाइल है तो मोबाइल का यूटिलाइज आप पढ़ने में करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। अब आप मोबाइल का यूज कैसे करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, इसलिए आप जहाँ से मिलता है यहाँ समझ में आ गया तो अच्छी बात है। उसके बाद भी फिर भी आपको क्या करना है कि आप गूगल पे सर्च मारेंगे ये क्या होता है, उसके बाद, क्योंकि जितना ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपके माइंड में चला जाएगा। हर एक तरीका से जब सब जगह से आप पढ़ लेंगे, सब कुछ आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आपके दिमाग में अपना क्रिएटिव आइडिया आएगा और आप और भी बेटर तरीका से लिख सकते हैं। जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ, तो मैं भी पढ़ाता हूँ, या जस्ट जिस समय मैं भी पढ़ता था, तो उस समय क्या करता था, मैं जो टीचर पढ़ा दिए वो तो मैंने पढ़ ही लिया, उसके बाद और 2-3 टीचर लोगों का पढ़ लिया, उसके बाद यूट्यूब से पढ़ लिया, गूगल से पढ़ लिया, सारे, उसके बाद बुक से पढ़ लिया। बुक से पढ़ने के बाद फिर अपना माइंड लगाकर सबसे डिफरेंट और बहुत ही बेटर तरीके से मैं नोट्स बनाया करता था। इसी तरह आपको भी करना है, नॉलेज लेना है, जहाँ से मिल रहा है वहाँ से लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल है इसलिए मैंने लिख दिया, डेरिवेशन नहीं है ज़्यादा इसमें, इसलिए मैंने थ्योरेटिकल था तो समय बचाने के लिए मैंने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर बहुत आसान है, क्या लिखा हुआ है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसका मीनिंग क्या है, चलित कुंडली गैल्वेनोमीटर। इसको अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो हिंदी में क्या लिखेंगे, चलित कुंडली। हिंदी में आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, या चल कुंडली भी बोलते हैं, चल या चलित, चलित या चल
कुंडली गैल्वेनोमीटर। देखिए यहाँ इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, चलित कुंडली या चल कुंडली गैल्वेनोमीटर हिंदी में बोलते हैं। अब सबसे पहले ये देखिए कि गैल्वेन मूविंग कॉइल, मूविंग का मतलब है चलना घूमना फिरना, कॉइल का मीनिंग हो गया, कुंडली हो गया, गैल्वेनोमीटर का हिंदी हिंदी इंग्लिश सेम चीजें हैं। अब देखिए गैल्वेनोमीटर कहते किसे हैं, इट इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस डिटेक्ट विच यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करेंट। इसका मीनिंग क्या है कि यह एक ऐसा डिवाइस होता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कॉइल के अंदर कितना उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है या कितना इलेक्ट्रिक करंट है, उसके प्रेजेंटेशन को, उसके उपस्थिति को वो डिटेक्ट करने का काम करता है। कौन सा, ये जो हम लोगों का गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर माइंड में सेट कर लीजिए, कॉइल के अंदर या कॉइल के अंदर किसी भी परिपथ के अंदर हम लोग परिपथ के अंदर काम क्या करता है, ये उसमें कितना करंट है, कितना करंट पास कर रहा है, उसको उसमें करंट की उपस्थिति प्रेजेंटेशन को वो क्या करता है, डिटेक्ट करने का काम करता है। इसको गैल्वेनोमीटर हम लोग कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज अ डिवाइस वी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ और प्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर और इन द सर्किट, दैट इज कॉल्ड द गैल्वेनोमीटर। आप बिल्कुल लिख सकते हैं इसे। तो ये आपको सिंपल वे में लिखा हुआ है कि इट इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यह एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका उपयोग हम लोग करंट, विद्युत धारा की उपस्थिति को डिटेक्ट करने में, जिसके द्वारा हम लोग विद्युत धारा के उपस्थिति को डिटेक्ट करते हैं, अनुभव करते हैं, पता लगाते हैं, अनुभव नहीं करते हैं, पता लगाते हैं। तो ये हम लोगों का था गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ वर्किंग एंड प्रिंसिपल, वर्किंग एंड प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल बोलिए, वर्किंग एंड प्रिंसिपल लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल। यहाँ पर पहले क्या लगा लेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं। अब देखिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल ये देखिए उसमें टॉर्क होता है, जो हम लोगों का करेंट का फ्लो होगा तो उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उस टॉर्क को महसूस करने का, फील करने का, एक्सपीरियंस करने का जो प्रोसेस है, यही काम करते हैं हम लोग। उसमें टॉर्क कितना हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना जनरेट हो रहा है, वो टॉर्क को हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं। तो उसी को हम लोग करते हैं करंट कैरिंग लूप केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन एक्सपीरियंस सम टॉर्क। यानी कि यही बोला जा रहा है कि किसी करंट कैरिंग लूप को, किसी भी धारावाही लूप को अगर किसी यूनिफॉर्म एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो हम लोग वहाँ कुछ टॉर्क महसूस करते हैं, फील करते हैं, यही काम होता है। तो यहाँ पर इसका काम क्या करता है कि वहाँ पर हम लोगों को कितना टॉर्क मिल रहा है, इसी टॉर्क को फील करने का जो काम होता है गैल्वेनोमीटर का होता है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। अब देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन से पहले तो हम लोगों को काम क्या करना पड़ेगा कि गैल्वेनोमीटर का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम के लिए आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप डायग्राम में ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम लोग डायग्राम बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं, बिल्कुल आप इधर उधर ध्यान को अपने भटकाएंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैं काम क्या करता हूँ, समझिए कि यहाँ क्या है, एक नॉर्थ पोल है, ऐसे बना रहा हूँ, ध्यान से आप देखेंगे ये कौन सा नाल चुंबक है, क्या हर्सो मैग्नेट, लेकिन यहाँ अब क्या बोलेंगे, रेडियल मैग्नेट। और ये जो होता है परमानेंट होता है। क्या हो गया, ये दो मैंने मैग्नेट ले लिया, ध्यान से देखते चलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हो गया हम लोगों का नॉर्थ पोल, ये क्या हो गया नॉर्थ पोल, और ये हो गया हम लोगों का साउथ पोल। ये जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है हम लोगों का, कौन सा मैग्नेट है, अच्छा इसका नेमिंग बाद में करेंगे। अब देखिए इसके अंदर मैं एक कॉइल रख दे रहा हूँ, कौन सा कॉइल रख दे रहा हूँ, आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर। ये क्या है हम लोगों का, सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर लोहे का बहुत ही सॉफ्ट इसका कोर लगा दिए। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली होगा, कैसा होगा, परपेंडिकुलरली होगा, ऐसे। अब देखिए इधर से क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है,
ये क्या है हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिएगा यहाँ पर कैसे होता है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से आता है और ऐसे करके निकल जाता है, ऐसे आता है ऐसे करके निकल जाता है, ऐसे आता है ऐसे करके निकल जाता है। समझ गए क्या? कोई दिक्कत? यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों का क्या हुआ, प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक स्प्रिंग लगाते हैं। एक छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्प्रिंग लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, डिटेक्ट करने के लिए यहाँ रीडिंग स्केल लगा दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से क्या देखेंगे, देखेंगे ध्यान से इसको। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये पॉइंटर है, क्या है हम लोगों का, पॉइंटर। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पॉइंटर, जो हम लोगों का यहाँ पर समझिए क्या है, 0 1 2 3, और इधर समझिए -1 -2, और इधर क्या हो गया, -3। अब यहाँ पर मैं पॉइंटर लगा दिया, इसको क्या बोलेंगे, ये जो है एरो का जो साइन दिया हुआ है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जो एरो का साइन दिया हुआ है, जो एरो साइन वाला है, ये हम लोगों का क्या है, पॉइंटर है। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये जो हम लोगों का है पॉइंटर है, क्या है, ये देखिएगा क्रॉस पॉइंटर है। इसका काम क्या होता है, इधर उधर करना। कैसे, इसमें जब भी हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें मूवमेंट आएगा, कॉइल में मूवमेंट आएगा, तो मूवमेंट आते ही ये होगा डिटेक्ट करना, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। यहाँ इसका मीनिंग है कि जो हम लोगों का करंट की डायरेक्शन होगा उसको डिटेक्ट करने का काम ये पॉइंटर करता है। क्या करता है, और ये जो है हम लोगों का, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। ये हम लोगों का क्या है, परमानेंट रेडियल मैग्नेट, परमानेंट रेडियल मैग्नेट है। और इसमें जो जनरेट हुआ है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें जो जनरेट हुआ है ये हम लोगों का रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये समझिएगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ देखिएगा सॉफ्ट आयरन कोर, ये क्या है हम लोगों का, इसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर है। क्या है ये, सॉफ्ट आयरन कोर। फिर देखेंगे यहाँ ये जो, और ये मैग्नेट है, सेम चीज इधर भी है उधर भी है, बस इसका नॉर्थ पोल उसका साउथ पोल। अब यहाँ देखेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, रीडिंग स्केल। क्या बोलेंगे इसको, रीडिंग स्केल है। क्या बोलेंगे हम लोग, रीडिंग स्केल है। फिर से ये जो है हम लोगों का एरो साइन, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, ये क्या है हम लोगों का, पॉइंटर है, इधर लिख दिए हैं पॉइंटर। और ये जो है सेंसिटिव स्प्रिंग है, जो यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है। ऐसे जो लगा हुआ है ये हम लोगों का क्या है, ये जो है सेंसिटिव स्प्रिंग है, मैं यहाँ लिख दिया। सेंसिटिव स्प्रिंग। एक बार डायग्राम को आप ध्यान से देख लेंगे। अब कंस्ट्रक्शन जो मैंने किया है, तो इसका मीनिंग है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर, अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा कि गैल्वेनोमीटर को बनाने के लिए दो हर्ष मैग्नेट, परमानेंट अस्थाई रेडियल चुंबक जिसका नॉर्थ और साउथ पोल लेते हैं, और इस मैग्नेट के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर लगा देते हैं।
लगा देते हैं और इसमें क्या होता है, हम लोगों का करेंट का फ्लो स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? करेंट का फ्लो। समझिए, यहाँ करेंट देना स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसमें करेंट फ्लो कराएंगे। इसमें करंट जा रहा है, आई करंट, और इधर से करंट आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल और इधर नेगेटिव टर्मिनल। कोई दिक्कत? अब ये करंट है, आप ये समझ लेंगे कि यहाँ पर प्लस है इसीलिए निकल रहा है। बैटरी हो सकता है, कोई भी सोर्स ऑफ हम लोगों का करंट हो सकता है, जो जहाँ से करंट हम लोगों का फ्लो हो रहा है। अब इधर से करंट का फ्लो हो रहा है। अब देखिए कि यहाँ दो मैग्नेट लेंगे, जिसका एक नॉर्थ, कौन सा मैग्नेट, परमानेंट रेडियल मैग्नेट, उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन रखते हैं। तो इस सॉफ्ट आयरन कोर से करंट को फ्लो कराते हैं, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। करंट फ्लो कराने के बाद मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेट है इधर, तो करंट फ्लो होगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसके वजह से जैसे इसमें करंट पास करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है यानी कि मूवमेंट इसमें आना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे करंट का फ्लो बढ़ेगा, तो इधर हम लोगों का जो पॉइंटर लगा है, पॉइंट करने का काम किधर से करेगा, यहाँ जीरो से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा। जैसे करंट कम होगा तो फिर इधर से घटना स्टार्ट कर देगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, स्केल पर पॉइंट करता है। अब ये देखिएगा, इसका प्रिंसिपल वर्किंग का मीनिंग होता है कि ये कितना करंट को मेजर करता है। तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि मिनिमम करंट, जितना कम से कम करंट उसमें थोड़ा सा भी पास करेगा, बिल्कुल लेस अमाउंट में भी इसमें करंट पास कराएंगे हम लोग। जो सॉफ्ट आयरन कोर है, बिल्कुल ये समझिए कि ऐसे नॉर्मली पता नहीं चल पाएगा हम लोगों को, लेकिन इसमें बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर इसमें करंट पास कराएंगे, ये जो पॉइंटर है इसमें क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे डिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा तो हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें करंट पास कर रही है। जैसे कभी कभी होता है, आप देखते हैं टेस्टर, ऐसे नॉर्मली हम टच करते हैं तो पता चलता है कि उसमें करंट नहीं है, लेकिन टेस्टर का यूज करते हैं तो हम लोगों को करंट का पता चलता है। तो उसी तरह एक टेस्टर नहीं समझेंगे, टेस्टर क्योंकि ये जितना लेस अमाउंट में करंट को मेजर कर सकता है उतना टेस्टर नहीं कर पाता है। समझ गए? वो एज ए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में भी मेजर करता है, और ज़्यादा अमाउंट में रहेगा तो उसको तो मेजर करेगा ही करेगा। अब देखिए, तो यही चीज़ें हैं। अब ये जो कंस्ट्रक्शन है, मैंने यही चीज़ लिख दिया है, जो मैंने बोला उसको लिख दिया, और इस सेंसिटिव स्प्रिंग लगाते हैं, स्केल के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो है हम लोग का सॉफ्ट आयरन कोर से कनेक्टेड सेंसिटिव स्प्रिंग रहता है। इस सेंसिटिव स्क्रीन से पॉइंटर लगा होता है, और पॉइंटर स्केल पर डिटेक्ट करता है करंट के फ्लो को। बस यही हम लोग का कंस्ट्रक्शन में। एक बार देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखा हूँ। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ रेडियल मैग्नेट विच प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये रेडियल मैग्नेट जो है, ये क्या हम लोगों का प्रोड्यूस करेगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है क्या, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देयर इज अ सर्कुलर कॉइल रैप्ड ओवर सर्कुलर सॉफ्ट आयरन। देखिए यहाँ सर्कुलर कॉइल रहता है, उसके ऊपर क्या होता है, ये जो सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन कोर लगा हुआ रहता है, सॉफ्ट आयरन कोर, एंड द कोर इज देन कनेक्टेड टू अ वेरी सेंसिटिव स्प्रिंग। और ये जो है हम लोगों का कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है, किससे, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्प्रिंग से कनेक्टेड है। और ये स्प्रिंग फिर हम लोगों को पॉइंटर से कनेक्ट है, एंड द core is then connected to a very spring as shown. The spring is then connected to a pointer in such a way that whenever coil move, there is torsion strain in the spring, which will the cross pointer to detect either side. अब इधर साइड का मीनिंग है कि यहाँ जैसे इसमें करंट पास करेगा तो इसका मीनिंग है जो पॉइंटर है या तो दाहिने राइट साइड या हम लोगों को लेफ्ट साइड डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये हम लोगों का था, क्या था हम लोगों का, ये कंस्ट्रक्शन था। कंस्ट्रक्शन मैंने ये जो डायग्राम बनाया, देखिए मैंने इसीलिए लिख दिया था क्योंकि अगर डायग्राम बनाने के बाद मैंने लिखता तो और ज़्यादा समय वेस्ट होता है, क्योंकि ऐसे भी टाइम इसमें लग रहा है तो फिर हम लोगों का समय ज़्यादा लगेगा। तो ये हम लोग डायग्राम बना लेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, या कभी कभी 5 मार्क्स में भी, जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करके आता है उसके लिए भी, उसमें भी पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान से देख लेंगे और इसको आप 2 बार 3 बार रिवाइज भी कर लेंगे। तो ये हम लोगों का क्या था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब एक बार इसको ध्यान से आप देखिए, यहाँ आइए अब देखते हैं हम लोग इसके बाद इसका जो वर्किंग है
वर्किंग में अगर मैं बातें करूं तो वर्किंग तो देखा जाए तो एक तरह से प्रिंसिपल वर्किंग तो हो ही गया, ये हम लोगों को टॉर्क का एक्सपीरियंस कराता है। अब फिर भी वर्किंग में हम लोग मैथमेटिकली कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका वर्किंग मुझे देखना है, तो ध्यान से देखेंगे। पहले तो इसमें काम क्या करता है, एक्सपीरियंस, वी एक्सपीरियंसेज, वी एक्सपीरियंसेज, एक्सपीरियंसेज टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड। ये नहीं भी लिखेंगे तो काम हम लोगों का चलेगा, बट आप ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से क्या देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। टॉर्क ऑन कॉइल इज इक्वल टू टॉर्क ऑन कॉइल इज इक्वल टू टॉर्क ऑन स्प्रिंग, टॉर्क ऑन स्प्रिंग। अब यहाँ से देखिएगा ये मैथमेटिकली चल रहा है, तो टॉर्क ऑन कॉइल। अब देखिए कॉइल में जो टॉर्क है, मैं एक बार बताना चाहूंगा कि इसको ध्यान से देखेंगे कि कॉइल के अंदर जो टॉर्क था हम लोगों का, यहाँ देखिएगा इस कॉइल के अंदर जो टॉर्क था, इसमें जो हम लोगों का टॉर्क लगा था, सॉरी इधर गया, ये जो हम लोगों का टॉर्क था, इसमें देखिए यहाँ टॉर्क क्या आया, टॉर्क कॉइल का टॉर्क है बिना साइन थीटा, BINA साइन थीटा, ये हो गया कॉइल का टॉर्क। और उसके बाद इसके लिए आएंगे टॉर्क ऑन स्प्रिंग, स्प्रिंग के लिए जब आएंगे हम लोग, इसके लिए आएंगे तो इसके लिए थीटा और स्प्रिंग कांस्टेंट लेंगे जिसको के मानेंगे। तो यहाँ पहले देखते हैं हम लोग कि टॉर्क ऑन कॉइल, इसका मीनिंग क्या है, बिना साइन थीटा, क्या करेंगे, BINA, बिना साइन अल्फा, बिना साइन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, टॉर्क ऑन अल्फा मत लिखिए, थीटा ही लिखिए, क्योंकि यहाँ थीटा के लिए ले रहे हैं, अल्फा तो इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू टॉर्क ऑन स्प्रिंग के लिए होगा के थीटा। अब यहाँ पर मैं बातें करूँगा के है तो है क्या, के क्या है, के को हम लोग समझेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट है। के क्या है हम लोगों का, के जो है, के है स्प्रिंग कांस्टेंट, और थीटा जो है परपेंडिकुलर एंगल, यानी कि एंगल है हम लोगों का, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। क्या करेंगे हम लोग, थीटा का वैल्यू क्या करेंगे, 90 डिग्री। लेकिन इसके लिए, इसलिए इसको मैं लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि लिखेंगे तो आप क्या समझ जाएंगे, कुछ गड़बड़ समझ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से मैं काम क्या करूँ, इसके लिए कॉइल के लिए जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वजह से जो यहाँ आएगा, तो यहाँ पर हम लोगों का परपेंडिकुलर जो हम लोगों का हाइट होता है उसके बीच में जो लगता है, तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि इसका मीनिंग है, यहाँ जो हम लोगों का वैल्यू होगा BINA साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू के थीटा। अब एक काम करते हैं, थीटा का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है, यहाँ पर हम लोगों को थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ थीटा का वैल्यू आप इसको कर दीजिए θ1 और इसको क्या कर दीजिए थीटा। अब थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, के को इधर लाएंगे, तो इसके बताइए साइन 90 का वैल्यू 1, तो यहाँ BINA अपॉन के इज इक्वल्स टू क्या आ गया, थीटा आया क्या। अब माइंड में रखेंगे हम लोग कि यहाँ ए हो गया। अब एक चीज़ देखिए, आई को मैं बाहर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आई को बाहर कर रहा हूँ, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, BNA अपॉन के इंटू आई इज इक्वल्स टू थीटा। अब देखेंगे यहाँ थीटा, अब ये जो है हम लोगों का, ये हम लोगों का जी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जी, इसको हम लोग जी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जी इज इक्वल्स टू BNA अपॉन के। अगर इतना रहेगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, GI इज इक्वल्स टू थीटा, GI इज इक्वल्स टू मैं थीटा लिख सकता हूँ क्या। अगर इतना इक्वल टू मैं क्या मान लिया, जी, लेट ही कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, लेट, जी इक्वल टू क्या हो गया, GI इक्वल टू थीटा, तो यहाँ सॉरी BNA अपॉन के आई इक्वल टू थीटा, तो GI इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा ही होगा। फिर इसके आगे अगर देखूं, अब इसके आगे मैं बातें करूं,
तो देखेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैं काम क्या कर रहा हूँ। चलिए अब देखेंगे हम लोग कि काम क्या कर रहे हैं। इसके बाद का जो काम है, एफ थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, जी आई। थीटा का वैल्यू क्या है, जी आई है। अगर जी हम लोगों का क्या है, कांस्टेंट है। जी हम लोगों का क्या है, कांस्टेंट है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। यहाँ जी जो मैं मान लूँ, जी क्या है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर थीटा का वैल्यू, एंगल का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसमें हम लोगों का करंट का मान भी बढ़ेगा। अब डायग्राम में आते हैं, वहां से समझ में आएगा। यहाँ देखिए, पॉइंटर को देखेंगे ध्यान से, मैं मेरा जो है बिल्कुल यहाँ पर समझिए, कहाँ पर है एंगल, जीरो पर है। अब जैसे जैसे यहाँ से जीरो से लेकर एंगल ऐसे बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, ध्यान से देखते रहेंगे, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर देखें, ये पॉइंटर, सॉरी पॉइंटर है, इसके सामने ही बिल्कुल जीरो के सामने है, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो। अब इसके बाद जैसे जैसे मैं इधर बढ़ाऊंगा तो मेरा एंगल बढ़ रहा है क्या, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो इसका मीनिंग क्या है, हम लोगों का जो करंट का वैल्यू है, करंट का जो वैल्यू होगा वो बढ़ते चला जाएगा, करंट बढ़ते चला जाएगा। और जैसे जैसे कम होगा एंगल, वैसे वैसे करंट कम होते चला जाएगा। तो यही चीज है कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम, और यही है जी हम लोगों का क्या हो गया, जी इज इक्वल टू, तो यही है बी एन ए साइन, सॉरी बी एन ए अपॉन ए। ये माइंड में रख लेंगे, ये हम लोगों का पूछा जाता है। अब वर्किंग में ये बोला जाएगा कि वर्किंग और प्रिंसिपल में भी ये डाल सकते हैं, प्रिंसिपल में भी आप डाल सकते हैं कि थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, यानी कि थीटा आई के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये भी आप उसमें डाल सकते हैं, या यहाँ पर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखना होगा तो लिख सकते हैं थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट या कैरिंग करंट, फ्लोइंग करंट क्या है, ये फ्लोइंग करंट है। चलिए, तो ये हम लोगों का क्या है, फ्लोइंग करंट है। तो इस तरह से करके हम लोगों का इसका कंप्लीट हो गया, समझ गए, एक वर्किंग हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आते हैं, ध्यान से आप देखेंगे, एक छोटा छोटा पॉइंट है, आप देखते चलेंगे एक बार ध्यान से। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अब देखिए करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है। अब करंट सेंसिटिविटी का बात किया जाए तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट पासिंग थ्रू, करंट पास्ट, करंट पास थ्रू, करंट पास थ्रू कर लीजिएगा, यहाँ करंट पास्ट या पासिंग थ्रू, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट पास्ट पासिंग थ्रू, पासिंग कीजिए यहाँ पर, करंट करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। इसका मीनिंग क्या है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना करंट पास करता है, तो डिफ्लेक्शन को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, तो इसका मीनिंग है। अब देखेंगे करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी सी एस इज इक्वल्स टू, सी एस इज इक्वल्स टू मुझे लिखना है, तो सी एस इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, बताइए, सी एस इक्वल्स टू थीटा अपॉन, सी एस इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन आई। क्या लिखूंगा, सी एस इक्वल टू थीटा अपॉन आई। अब यहाँ पर देखिए, अब ये हम लोग थीटा इज इक्वल्स टू क्या पढ़े थे, अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े हैं, थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा इज इक्वल्स टू जी आई पढ़े हैं क्या, जी आई, थीटा इज इक्वल्स टू जी आई। तो एक बात बताइए, थीटा इज इक्वल्स टू डी जी आई, तो थीटा का वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सेंसिटिव करंट इज इक्वल्स टू, थीटा का वैल्यू रख दिए जी आई अपॉन क्या रख दिए, आई, आई से आई कैंसिल आउट हुआ तो जी आ गया क्या,
इससे हम लोगों का क्या मिला बताइए। इससे हम लोगों का मिला कि सी एस इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन आई इज इक्वल्स टू जी, और जी का भी वैल्यू आप बी एन ए अपॉन के ये लिख सकते हैं क्या। ध्यान से देखिए, बी एन ए कहाँ से आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है जी इक्वल टू बी एन ए और जी है, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, जी आई थीटा इज इक्वल्स टू जी आई, थीटा इज इक्वल्स टू जी आई मैंने लिखा है। अब थीटा इक्वल टू जी आई है, इसका मीनिंग क्या है, अब यहाँ से देखिए इतना हम लोगों का आ गया, तो ये हम आप याद रखेंगे क्या है ये, बिल्कुल हम लोगों का सेंसिटिव करेंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई, और ये जी के इक्वल भी होता है, और जी इक्वल टू बी एन ए अपॉन के। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल ही याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोगों का है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी का बातें करें, अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी की बातें करें तो जैसे सेम वो हम लोगों का करंट सेंसिटिविटी था, बस ये वोल्टेज सेंसिटिविटी कर देना है, कुछ नहीं है। डिफ्लेक्शन प्रोवाइडेड पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर में हम लोग पर यूनिट वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हम लोगों का क्या हो जाता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। अगर मैथमेटिकली बातें करें तो ऐसा ही सेम चीज़ें करना है। यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी था तो सी एस लिखा था, वोल्टेज सेंसिटिविटी है तो क्या लिखेंगे वी एस, और वी एस इक्वल टू बस मैं काम क्या करूँगा थीटा अपॉन क्या लिख दूंगा, वहाँ करंट था तो आई और यहाँ वोल्टेज है तो वी, ये मैं लिख सकता हूँ क्या। अब इसके लिए मैं बातें करूँ तो यहाँ से देखेंगे फिर क्या रख दूँ, यहाँ थीटा इज इक्वल्स टू आपको पता है, तो थीटा इज इक्वल्स टू जी आई, थीटा इज इक्वल्स टू जी आई लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू जी आई अपॉन वी लिख सकते हैं। जी आई अपॉन वी लिख सकते हैं, या फिर से अगर मैं ये काम कर दूं, अगर मैं चाहूं तो ये भी तो मैं लिख सकता हूं। ध्यान से देखेंगे वी एस इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन वी इज इक्वल्स टू थीटा का थीटा रखते हैं, और यहाँ वी के जगह पर वी इक्वल टू करेंट के फॉर्म में क्या होता है, आई आर होता है क्या बताइए, ये लिखते हैं वी इक्वल टू आई आर, कहाँ से, ओम्स लॉ से। तो यहाँ वी इक्वल टू आई आर, इसका मीनिंग है कि हम लोगों का बोलें तो क्या आ सकता है, यहाँ पर अब देखिए कि वी एस इज इक्वल्स टू थीटा का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं जी आई अपॉन यहाँ क्या आ सकता है आई आर, तो आई से आई कैंसिल आउट, यहाँ से क्या आ गया जी अपॉन आर आ गया क्या, तो यहाँ पर आप माइंड में रख सकते हैं जी अपॉन आर ए लिख सकते हैं। अब यहाँ से फाइनल मैं देखूँ तो फाइनल मुझे अगर लिखना होगा तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, वी एस इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन वी इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन आई आर इज इक्वल्स टू मैं ये लिख सकता हूँ क्या, जी अपॉन आर, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, जी का वैल्यू क्या होता है, देखिए यहाँ जी का वैल्यू मैंने लिखा है बी एन ए अपॉन के लिखे हैं क्या, बी एन ए अपॉन के, और सबके नीचे क्या लिख दूँ, आर लिख दूँ। इसका मीनिंग है कि यहाँ से डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, इसको कैंसिल आउट करके लिख दें या छोड़िए, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ। अब देखेंगे कि वी एस इज इक्वल्स टू आ गया थीटा बाई वी इज इक्वल्स टू बी एन ए अपॉन के आर, बताइए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, आप ये माइंड में सेट कर लेंगे। ऐसे सारा का सारा फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये माइंड में रख लेंगे वी एन ए अपॉन, अगर बात चलेगा इसके लिए वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए। इस तरह करके हम लोगों का गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट जो है पूरा अच्छे तरीक़ा से क्लियर हो गया, और ये था गैल्वेनोमीटर। मैं आशा करता हूँ कि गैल्वेनोमीटर आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार दोबारा देखेंगे, उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर समझ में नहीं आया। फिर मैं ट्राई करूँगा दूसरे वीडियो में उसके लिए स्पेशल मैं वीडियो बना दूँगा। तो अभी पढ़ लीजिए। अब इसके बाद मैं बातें करूँ तो बातें क्या करूँ, बातें हम लोगों का हुआ कंप्लीट, क्योंकि अब इसके बाद की बातें करेंगे तो अब हम लोगों का डिफरेंस बताना है कि गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर आमीटर में क्या डिफरेंस है। आमीटर एक चीज़ माइंड में सेट कर लेंगे, ये जो गैल्वेनोमीटर है एक तरह का आमीटर ही होता है। जैसे अमीटर का भी काम क्या होता है, करंट को मेजर करना, वैसा ही गैल्वेनोमीटर का भी काम क्या होता है,
इसको भी, ये भी करंट को मेजर करता है, डिटेक्ट करता है। तो ये हम लोगों का था गैल्वेनोमीटर। तो अगला बार हम लोग पढ़ेंगे कि वोल्ट मीटर और अमीटर और फिर गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस क्या है, यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद बेसिक बेसिक बातें हैं, थ्योरेटिकल है। तो कल के क्लास में हम लोगों का ये चैप्टर हो जाएगा फुल्ली कंप्लीट, और इस प्रकार से हम लोग 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 12 का। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मैटर एंड मैग्नेटिज्म। अब देखिए हम लोग आज क्या क्या कवर किए। यहाँ से हम लोग पढ़ते आए हैं, हम लोग ये पढ़े, ध्यान से देखिए। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़े, फिर उसके बाद ये पढ़े। एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे, ये डायग्राम बना ही लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा, और इस तरह करके फाइनल हम लोगों ने ये पढ़ा, और इस तरह करके हम लोग उसके बाद कुछ नहीं बचा, और इस तरह करके कंप्लीट कर लिए। और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।